घोस्टली ऑडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी आपको डर, रहस्य और परछाइयों की दुनिया में ले जाती है। आज हम सुनेंगे रेबेका नेटली की डरावनी कहानी द व्हिस्टलिंग, एक वीरान स्कॉटिश द्वीप की दास्तान जहाँ रात में सीटी की आवाजें उठती हैं और एक खोई हुई बच्ची की परछाई अब भी हवाओं में भटकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है द व्हिस्टलिंग की सिहरन भरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है लहरों को चीरती हुई एक अकेली नाव से, जो रात के सन्नाटे में किसी अनदेखी मंजिल की ओर बढ़ रही है, और उस पर बैठी एल्स्पेथ, जिसकी आंखों में अनजान डर और उम्मीद दोनों तैर रहे हैं। आसमान पर बादल इतने नीचे झुके हैं कि मानो वे भी स्केल्थसी आइलैंड को छूकर मंद मंद फुसफुसा रहे हों। हवा में एक ठंडी गाढ़ी सीटी की आवाज गूंजती है, लंबी, खिंची हुई, जैसे किसी अदृश्य चेहरे से निकली सांस। नाविक उसे चेतावनी देता है कि यह द्वीप अपने मेहमानों को आसानी से नहीं छोड़ता, और सीटी, यह सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक पुकार है। जैसे ही एल्स्पेथ द्वीप पर कदम रखती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन अजीब तरह से ठंडी लगती है, और धुंध उसके चारों ओर ऐसे लिपटती है जैसे कोई पुराना भूला हुआ भूत उसे पहचान गया हो। दूर कहीं छाया की तरह खड़े घर, पत्थर की टूटी टूटी दीवारें और काई जमे रास्ते सब एक ही कहानी कहते हैं। यह जगह सोई नहीं है, ये किसी का इंतजार कर रही है। हवेली का दरवाजा जैसे ही खुलता है, अंधेरा अंदर से बाहर की तरफ सांस की तरह फैलता है। पूरा घर शांत है, लेकिन वह खामोशी किसी जंगल की रात जैसी नहीं। यह ऐसी है जैसे दीवारें खुद अपनी सांस रोककर खड़ी हों। फर्श पर कदम रखते ही लकड़ी की चरमराहट एक डरावना स्वागत करती है, और हवा में नमी, पुराने कागज और किसी भूली हुई मौत की गंध घुली है। एल्स्पेथ पहली बार मेरी को देखती है, छोटी, दुबली, बिल्कुल सफेद चेहरे वाली बच्ची, जिसकी आंखें अंधेरे को ऐसे देखती हैं जैसे वह उससे बातें करती हो। वह एक शब्द भी नहीं बोलती, केवल घूरती है। कमरे में लगे पुराने खिलौने, टूटे गुड्डे और आधे लिखे गीत वाले कागज सब बताते हैं कि इस घर में बच्चों की हंसी कभी बहुत तेज गूंजती थी। पर अब उन्हें चुप कराने के लिए कुछ भयानक हुआ है। रात को एल्स्पेथ को लगता है कि किसी कमरे में हल्के कदम भागते हैं, और खिड़कियों के पास कोई रुककर धीमे सुर में सीटी बजाता है, जैसे कोई छुपकर खेल रहा हो। धीरे धीरे एल्स्पेथ को पता चलता है कि मेरी अकेली नहीं थी, वह जुड़वां थी। उसका भाई विलियम, जो कुछ महीनों पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि कोई उसके बारे में बात नहीं करता, जैसे उसका नाम लेने से कोई श्राप जग जाएगा। मेरी की चुप्पी अब सिर्फ डर नहीं लगती, लगता है जैसे वह किसी ऐसी चीज को जानती है जो बोलने पर बाहर आ जाएगी। एल्स्पेथ को रात में दो बच्चों के दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं, और कभी कभी दीवारों पर दो छोटे हाथों की परछाई दिखती हैं। मेरी की पुरानी ड्राइंग्स में भी दो आकृतियां हैं, एक उसके पास खड़ी और दूसरी उसके पीछे, लेकिन दूसरी आकृति का चेहरा हमेशा खाली होता है। एक शाम एल्स्पेथ खिड़की के पास खड़ी होती है जब हवा गूंजती है एक बच्चों वाली सीटी, इतनी साफ कि मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह पलटकर देखती है, और वहां सिर्फ अंधेरा होता है। एल्स्पेथ जब हवेली का पुराना स्टाफ रजिस्टर देखती है, तो उसमें एमिली का नाम मिलता है, मेरी की पिछली नैनी। यह नाम जैसे ही वह पढ़ती है, कमरे के अंदर का तापमान एकदम गिर जाता है। एमिली अचानक गायब हो गई थी। उसके जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई शव नहीं, सिर्फ अजीब अफवाहें कि वह घर के अंदर कहीं समा गई। एल्स्पेथ को एमिली की चीजें एक पुराने बंद कमरे में मिलती हैं, एक कंघी, आधा टूटा हुआ खिलौना और एक पन्नी जिस पर कुछ गीत की लाइनें लिखी हैं। वही धुन, वही सीटी का सुर जो रात में गूंजता है। उसे समझ आता है यह वही धुन है जो एमिली मेरी को सुलाने के लिए गाती थी। अब यह धुन कौन गा रहा है? क्या एमिली वापस आई है, या कोई उसकी नकल कर रहा है? उस रात एल्स्पेथ अपनी खाट पर लेटी होती है जब अलमारी अपने आप खोलने लगती है। अंदर से वही सीटी, थोड़ी धीमी, थोड़ी भारी और अनमिस्टेकेबली इंसानी। एल्स्पेथ मेरी को
समुद्र किनारे ले जाती है ताकि बच्ची थोड़ी खुश हो सके, पर रेत पर चलते हुए वह जम जाती है। मेरी ने 2 पैरों के निशान बनाए हैं, लेकिन उसके बगल में एक और सेट है, छोटे पर तेज, जैसे कोई उसके आगे पीछे दौड़ रहा हो। एलिस्बेथ के सामने ये निशान अचानक रुक जाते हैं, जैसे वह अदृश्य बच्चा वहीं खड़ा होकर उन्हें घूर रहा हो। मेरी धीरे से रेत पर अपना हाथ फेरती है और लगता है जैसे वह किसी अदृश्य कंधे को छू रही हो। हवा अचानक तेज हो जाती है और सीटी की आवाज फिर वहीं सुर पकड़ लेती है, लंबी, दुख भरी, मानो कोई रोते हुए गा रहा हो। उस रात मेरी अपने कमरे में समुद्र की तरफ देखकर खड़ी रहती है। एलिस्बेथ उसे पुकारती है तो वह धीरे से अपनी उंगली होठों पर रखकर इशारा करती है, शांत। और उसी क्षण खिड़की के बाहर एक साया दौड़ता है, बच्चों की हंसी जैसी आवाज, और फिर वही सीटी, इस बार इतनी करीब कि लगता है जैसे वह कमरे के अंदर से ही आई हो। हवेली के पुराने गलियारों में लगी पेंटिंग्स एल्स्पेथ को हमेशा से असहज करती थीं, पर उस शाम कुछ बदला हुआ सा लगता है। दीवार पर टंगी बड़ी सी पारिवारिक तस्वीर में 2 बच्चे दिखते हैं, मेरी और विलियम। लेकिन जब एल्स्पेथ फिर से उधर नजर डालती है, उसे लगता है कि विलियम की आंखें पहले से गहरी हो गई हैं, जैसे वह पेंटिंग के अंदर से बाहर की दुनिया को ध्यान से देखने लगा हो। पेंटिंग के फ्रेम के पास हल्की सी खरोंचें दिखती हैं, जैसे किसी छोटे हाथ ने बार बार अपनी नाखूनें वहां रगड़ी हों। रात में जब एल्स्पेथ गलियारे से गुजरती है, उसे लगता है कि पेंटिंग के बच्चे उसके पीछे आंखें घुमा रहे हैं, और तभी दीवारों के अंदर से एक धीमी थक थक की आवाज आती है, जैसे किसी ने अंदर से थपकी दी हो। इसके बाद वही प्रेतात्मक सीटी, इतनी नजदीक, इतनी साफ, मानो कोई पेंटिंग के पीछे खड़ा होकर उसे बुला रहा हो। और पहली बार एल्स्पेथ को महसूस होता है, विलियम अभी भी कहीं यहीं है। एल्स्पेथ सच जानने के लिए गांव की ओर जाती है। पत्थरों से बनी छोटी छोटी झोपड़ियां सो, हवा में ठंड और लोगों के चेहरों पर गहरा डर, जैसे किसी ने पूरे गांव की रूह को दबोच रखा हो। जब एल्स्पेथ मैरी और विलियम के बारे में पूछती है, लोग तुरंत अपनी नजरें फेर लेते हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं, पर उनकी चुप्पी में एक भारी सच छिपा है। एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से एल्स्पेथ की कलाई पकड़ लेती है और फुसफुसाती है, द्वीप बच्चों को याद रखता है, और उनकी आवाजें रात में फिर लौट आती हैं। लेकिन जैसे ही एल्स्पेथ और सवाल पूछती है, औरत दरवाजा धड़ाम से बंद कर लेती है। पीछे छूटती है बस हवा में उभरती सीटी, ऐसी सीटी जो किसी खिड़की पर बैठे बच्चे की तरह लगती है, उदास, अकेली और भूखी। एल्स्पेथ हवेली में पुराने दस्तावेज खंगालते हुए एक धूल भरी किताब पाती है, द्वीप की लोक कथाओं की। इसमें लिखा है कि स्केल्सी आइलैंड के लोग प्राचीन समय में मानते थे कि जब समुद्र गुस्से में होता है, तब एक बलि दी जाती थी एक जुड़वां बच्चे की। इससे तूफान शांत हो जाता था, फसलें सुरक्षित रहती थीं और समुद्र अपनी राह ढूंढ लेता था। पन्नों पर लिखे शब्द इतने खून सने और अस्थिर लगते हैं कि एल्स्पेथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसे विलियम की मौत और एमिली के गायब होने का संबंध समझ आने लगा था। शायद यह कोई दुर्घटना नहीं थी, शायद यह एक परंपरा थी जिसे किसी ने अभी भी नहीं छोड़ा था। उसी रात एल्स्पेथ अपने कमरे में बैठी होती है जब दरवाजे के नीचे से रेंगती सी एक ठंडी हवा कमरे को चीरती है, और फिर एक बच्चे की आवाज में गाया गया वही पुराना रिवाजी गीत, सीटी के सुर के साथ। एमिली का पुराना कमरा खोलने की अनुमति लेना मुश्किल था, लेकिन उससे भी मुश्किल था अंदर का माहौल सह पाना। कमरे में जालों की परतें थीं और हर चीज ऐसा लग रही थी मानो सालों से किसी ने छुआ न हो, सिवाय एक मेज के जिस पर हल्के हल्के बच्चों जैसे हाथों के निशान थे। एल्स्पेथ को एमिली की छोटी डायरी मिलती है। डायरी के पन्नों पर घबराहट भरी लिखावट थी, विलियम खतरे में है, वे उसे समुद्र का बच्चा कह रहे हैं, मैं उसे नहीं जाने दूंगी, अगर वे उसे ले गए तो मैरी अगली होगी। अंतिम पन्ना आधे वाक्य पर रुक गया है। आज रात
अगर सीटी फिर सुनाई दी तो इसके बाद कुछ नहीं, कोई आखिरी शब्द, कोई आखिरी चीख, सिर्फ खाली पन्ने। एल्स्पेथ पन्ना पलटती है तो कमरे में अचानक हवा तेज हो जाती है और उसे साफ सुनाई देता है, एल्स्पेथ। कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। आवाज इमिली जैसी है, लेकिन वह कहाँ है, या यूं कहें क्या है। अब सारे सुराग एक जगह मिलने लगे थे। एमिली की डायरी, विलियम की गायबगी, गांव की चुप्पी और समुद्री रिवाज सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। एल्स्पेथ को समझ आता है कि हवेली में कोई ऐसा है जो रिवाज पर अब भी यकीन करता है, कोई ऐसा जो समझता है कि मेरी की बलि समुद्र को शांत करेगी। रात के अंधेरे में जब पूरा घर गहरी नींद में है, एल्स्पेथ को नीचे के गलियारे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कदम धीमे हैं पर भारी, जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ छुपाकर चलता हो। वह देखती है कि हवेली का एक सदस्य, गंभीर चेहरा, ठंडी आंखें, मेरी के कमरे के बाहर खड़ा है। हाथ में एक पुराना समुद्री निशानों वाला झोला। एल्स्पेथ का दिल जम जाता है। विलियम को ऐसे ही ले जाया गया था। एमिली ने उसे बचाने की कोशिश की थी और गायब हो गई। अब मैरी की बारी है। एल्स्पेथ पीछे हटती है, पर उसी वक्त अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, सीटी। इतनी तेज, इतनी गहरी कि पूरा घर हिल जाता है, मानो विलियम की आत्मा खुद जाग उठी हो और कह रही हो, उसे मत ले जाने देना। एल्स्पेथ जब एमिली की डायरी से जुड़े रहस्यों में और गहराई से उतरती है तो उसे यकीन हो जाता है कि हवेली में रहने वाला कोई व्यक्ति सिर्फ एक परंपरा का पालन नहीं कर रहा, बल्कि वह मानता है कि यह द्वीप तभी सुरक्षित रहेगा जब समुद्र का बच्चा त्याग दिया जाए। विलियम की मौत भी इसी सोच का परिणाम थी। जिस रात विलियम गायब हुआ, घर में किसी ने भी उसकी चीख नहीं सुनी। शायद सुनी, पर अनसुनी कर दी। एमिली ने उसे बचाने की कोशिश की थी और इसी कारण उसे भी शांत कर दिया गया। एल्पित को वो डर तब हकीकत लगता है जब वह देखती है कि हवेली का वही सदस्य, काले विचारों वाला पत्थर सा दिल, मेरी को उसी अनुष्ठान का अगला हिस्सा बनाना चाहता है। उसके कदमों में वह धार्मिक उन्माद की झलक दिखती है जो किसी को भी अंधा बना सकती है। जैसे ही एल्स्पेथ ये सब समझती है, घर के भीतर हवा बदल जाती है, भारी, ठंडी और अशुभ। और फिर दीवारों के भीतर से आती वही सीटी गूंजती है, पहले से भी ज्यादा दर्द भरी, जैसे विलियम की आत्मा चेतावनी दे रही हो। समय कम है। उस रात आकाश फट पड़ता है, समुद्र उफनता है और हवेली के चारों ओर हवा इतनी तेज चीखती है कि लगता है पूरा द्वीप हिल रहा है। बिजली गिरने की आवाजों के बीच एल्स्पेथ मेरी के कमरे की ओर भागती है, पर मेरी वहां नहीं है। कमरे की खिड़की खुली है, पर्दे बाहर उड़ रहे हैं और खिड़की की दहलीज पर 2 पैरों के निशान हैं मेरी के, और उसके साथ किसी अदृश्य मौजूदगी के। एल्स्पेथ गलियारों में दौड़ती है और उस दौरान उसे कई बार महसूस होता है कि कोई अदृश्य साया उसके ठीक पीछे से गुजर रहा है। ठंडी हवा उसके कान को हल्का सा छूती है और हर बार उसके साथ आती है वही सीटी। सीढ़ियां कांप रही हैं, ऊपर की छत पर चीजें गिरने की आवाजें आती हैं और हवेली जैसे खुद लड़ रही हो किसी अंदर फंसी आत्मा से। जब एल्स्पेथ आखिरकार तंग अंधेरे कॉरिडोर में मेरी को देखती है, वह जमीन पर सिकुड़ी बैठी होती है, जैसे किसी चीज से छुप रही हो। मेरी का चेहरा डर से सख्त है और खिड़की के बाहर एक काला साया बिजली की सफेद चमक में स्पष्ट दिखता है, जैसे कोई बच्चे को लेने आया हो। एल्स्पेथ तेजी से मेरी को पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें किसी को नहीं लेने दूंगी। और उसी पल दीवारों में से आती सीटी अचानक खतरनाक रूप से तेज हो जाती है, जैसे कोई आत्मा भी यही कहना चाह रही हो। एल्स्पेथ मेरी को बाहों में उठाकर हवेली से बाहर की ओर दौड़ती है। तूफान इतना भयानक है कि हवा उनके चेहरों पर चाबुक की तरह पड़ रही है। हवेली के अंदर से भारी कदमों की आवाज उनका पीछा करती है। वह सदस्य,
वह आदमी जो परंपरा को बचाने के नाम पर एक बच्चे की जान लेने को तैयार था। एल्स्पेथ मिट्टी में फिसलती है, लेकिन मेरी का हाथ कभी नहीं छोड़ती। वे जंगल के किनारे से होकर समुद्र तट की तरफ भागती है। रास्ते में एल्स्पेथ को लगता है कि कोई उनके साथ साथ दौड़ रहा है। छोटे पैरों की आवाज, बहुत हल्की, जैसे किसी बच्चे की, और हर कुछ सेकंड में पीछे से वही सीटी की आवाज गूंजती है, इस बार संघर्ष में बदली हुई। ऐसा लगता है कि विलियम की आत्मा उनका रास्ता साफ कर रही है। हवा कुछ जगहों पर अचानक शांत हो जाती है, मानो कोई अदृश्य दीवार बन गई हो जिसे पार नहीं किया जा सकता। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचती हैं, लहरें इतने शोर से टकरा रही हैं कि धरती कांप रही है। दूर नाव हिल रही है, लेकिन वही एक बचाव का रास्ता है। पर उनके पीछे आता हुआ साया धीरे धीरे, पर बहुत यकीन के साथ उन्हें मौत की तरफ वापस खींचने को तैयार है। एल्स्पेथ नाव की ओर बढ़ती है, लेकिन उसके पीछे वाला व्यक्ति तेजी से नजदीक आ रहा है। उसकी आंखों में रिवाज का पागलपन है। वह मानता है कि मेरी को ले जाने से द्वीप फिर शांत हो जाएगा। जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है, अचानक उसके चारों ओर समुद्री हवा का एक चक्र बनता है, इतना ताकतवर कि वह पीछे की ओर गिर पड़ता है। एल्स्पेथ एक पल के लिए ठिठक जाती है, क्योंकि इस हवा के बीच उसे एक बेहद हल्की छवि दिखाई देती है, एक छोटे लड़के की, विलियम की। बच्चा अपने हाथ फैलाए खड़ा था, जैसे वो कह रहा हो, अब और नहीं। उस आदमी के कदम रुक जाते हैं। उसका चेहरा डर में बदल जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यह लड़का मर चुका है। एल्स्पेथ इसी मौके का फायदा उठाकर मेरी को लेकर नाव तक पहुंचती है। वे नाव ढीली करती हैं और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है। हवा शांत होने लगती है और केवल आखिरी बार वही सीटी सुनाई देती है, विलियम की। पर इस बार वह चेतावनी नहीं, बल्कि विदाई है। द्वीप धीरे धीरे पीछे छूटता है, पहले धुंध में, फिर पूरी तरह गायब। समुद्र शांत हो चुका है, हवा थमी हुई है, और एल्स्पेथ और मैरी थके हुए एक दूसरे के सहारे बैठे हैं। लंबे समय बाद मैरी एल्स्पेथ का हाथ कसकर पकड़ती है और धीरे धीरे उसका सिर उसके कंधे पर रख देती है। पहली बार वह अपनी टूटी हुई आवाज में कुछ फुसफुसाती है, एमिली। जैसे वह जानती हो कि जिस आत्मा ने उन्हें बचाया वह सिर्फ विलियम नहीं थी। एमिली भी चाहती थी कि मैरी जिंदा रहे। नाव आगे बढ़ती है और क्षितिज पर एक हल्की सुबह की रोशनी फैलती है, और तभी हवा में एक आखिरी बार वही सीटी गूंजती है, न धीमी न डरावनी, बल्कि शांत, जैसे कोई आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो, जैसे किसी बच्चे ने अपना घर पा लिया हो। तो यह थी कहानी ट्विस्टलिंग, एक ऐसा गांव जहां हवाओं में सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि किसी अनदेखे साए की सीटी भी तैरती थी। क्योंकि डर हमेशा भूतों से नहीं आता, कभी कभी वो आवाजों से भी आता है, जो सुनाई तो देती हैं पर दिखाई कभी नहीं देती। अगर कहानी पसंद आई हो तो घोस्टली ऑडियो को फॉलो करें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है।